है और एक उन्हीं के संघर्षों का ही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा स्टडी करेंगे कि उन्हीं के संघर्षों का ही परिणाम है कि आज हम लोग एक छत के नीचे एक कैंपस ये कॉलेज इसमें भी इकट्ठा है। तो अगर उनके संघर्षों की शुरुआत करें, जैसे कि आपको पता है उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, तो बात यहीं से शुरू होती है। और उसके बाद बचपन में उन्होंने माँ को भी खोया और ये बहुत दर्दनाक होता है किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाना, क्योंकि बिना माँ के जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है, बिना माता पिता के जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। और एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में अपनी माँ को खोया, पिता की ज़्यादातर जो है जॉब में ही रहते थे, दूर ही रहते थे, और बचपन से उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया तो उनको स्टार्टिंग जो संघर्ष है उनको बचपन से ही मिला। संघर्ष उनका यहाँ से स्टार्ट होता है कि उनको स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाता था, उनको क्लास से बाहर रखा जाता था। और उसके साथ वो जो बैठने के लिए जो बोरा होता था, जो टाट का बोरा होता था, वो अपने आप लेकर जाते थे। यानी इमेजिन करिए कि 5 साल का बच्चा अपने बैठने के लिए टाट का बोरा, जहाँ पे बैग होना चाहिए पीठ पे, उसके बैग के साथ साथ वो अपना टाट का बोरा लेकर जाता था और अलग बैठता था। उसको क्या बोला जाता था? अछूत बोला जाता था। और उसको बाहर बैठाया जाता था। और पानी की जो आप लोग जो बता रहे थे पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, ये बिल्कुल सत्य है कि उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। और जब भी अगर उनको प्यास लगती थी तो पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। जो वहाँ का जो बहरा होता था, जो चपरासी होता था, वो बिल्कुल दूर से ही पानी पिलाता था। और कई बार क्या होता था, अगर वो चपरासी अवकाश पे होता था तो बाबा साहब को सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। ये उन्होंने खुद बताया है। कई बार उन्होंने अपने संघर्ष में जो अपनी बात कथा उसमें बताया है कि उनको कई बार प्यासे ही रहना पड़ता था इस वजह से। और उनको ग्लानि भी होती थी और उनके मन में पावर भी आती थी, ऐसे सोचो उनको एक वो भी मिलता था, इंस्पिरेशन भी, कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ मुझे करने दो, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है मुझे उसको नहीं करना है, उसको नहीं करने देना है, कि ऐसा संघर्ष वो नहीं करेगी। इनके बचपन की एक और कहानी है कि जब छोटे थे तो इनके मन में एक बार क्या ख्याल आया कि मैं भी मुंबई जाकर, उस समय जो तत्कालीन बॉम्बे था, बॉम्बे जाकर किसी मिल में मजदूरी करूंगा। इनका तत्कालीन बचपन में थे, छोटे थे, 7-8 साल के 10 साल के रहे होंगे, पढ़ाई भी करते थे। बचपन में ख्याल आया कि हम भी जाके कमाई करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे नहीं थे, तो जो अपनी चाची थी घर में, उनके जो बटुआ होता है, जो पर्स होता है, उसमें जाके पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। 1-2 दिन तो कामयाब नहीं हुए। तो उसके बाद उन्होंने फिर जब एक दिन कामयाबी मिली तो जब उन्होंने पर्स खोला तो उसमें मात्र 1 आना था। उस पर्स में सिर्फ 1 आना था। और जब इन्होंने देखा तो इनके अंदर से बहुत ज्यादा दर्द हुआ कि हम इतने गरीब हैं कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं कि मैं बॉम्बे जा सकूं। तो इनके मन में आया कि अब मुझे जो है कहीं जाके मिल में मजदूरी या कुछ नहीं करना, अब मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो बाबा साहब का भी यही विचार था कि अब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है और अच्छे से अपने आप को और अपने जो है अपने परिवार को और अपनी जात को आगे बढ़ाना है। इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहे, फिर और भी चुनौतियाँ आई और फिर उन्होंने इंटर किया। इंटर के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो ये अपनी कम्युनिटी में ये डिग्री हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति थे। भारत में एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में ऐसी डिग्री हासिल की थी। उसके बाद फिर इनके पास और चुनौतियाँ आई। फिर इनको स्कॉलरशिप महाराजा ने दी। स्कॉलरशिप लेने के बाद विदेश चले गए पढ़ने। विदेश जाने के बाद वहाँ पे पढ़ाई की और इनका एक टारगेट था कि डेली लगभग 1 किताब डेली खत्म कर देते थे। इनका जो स्टार्टिंग में जो प्रवास था 1000 दिन का था लगभग। और उन्होंने इस 1000 दिन के प्रवास में होता है जब कहीं बात तो इन्होंने लगभग 1000 किताबें पढ़ डाली थी। और इनसे जब इनके दोस्त बोलते थे कि आओ चलेंगे घूमते हैं, इतना पढ़ोगे क्या करोगे, इतना पढ़ना भी जरूरी नहीं है, हमें और आगे निकलना है, मतलब घूमना भी है, देखना भी है। तो बाबा साहब का सीधा सा जवाब होता था कि मैं अभी पढ़ने आया हूँ, मैं अभी पढ़ूंगा, जब मैं घूमने आऊँगा तब मैं घूमूंगा। क्या सिंपल सा जवाब होता था, मैं अभी पढ़ने आया हूँ तो मैं अभी पढ़ूंगा, और जब मैं घूमने के लिए आऊँगा तब मैं घूमूंगा। तो इस तरीके से करने वहाँ से उसके बाद उन्होंने डिग्री ले ली, शिक्षा की कंप्लीट हुई। वहाँ से फिर वापस भारत आए। तो भारत में जो महाराजा इनको स्कॉलरशिप देते थे उन्होंने उनके यहाँ जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन जब जॉब करना स्टार्ट किया तो वहीं फिर इनको दिक्कत आई, जो सामाजिक स्थिति होती है उस समय की, कि इनको अछूत ही माना गया और इनको हमेशा बाहर ही रखने की कोशिश की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 से ज्यादा डिग्री थी, उस समय जब वापस आए थे 4 से ज्यादा डिग्री थी, और इनको रहने के लिए पूरे जहाँ पे जॉब करते थे कोई मकान नहीं दे रहा था।
तो ये इन्होंने एक पारसी मकान के घर में रहना स्टार्ट किया, पारसी व्यक्ति था और वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। हुआ क्या था कि ये जहाँ भी जाते थे कमरे के लिए बात करते थे तो लोग सबसे पहले जात पूछते थे कि आप किस जाति के हो, तो अपनी जात हमेशा बताते थे हम महार जात के हैं। तो लोग यही कहते थे हम अछूत को नहीं रख सकते, अपना यहाँ बाहर कर देते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन पारसी के यहाँ पहुंचे और पारसी का क्या हुआ कि पारसी ने इनसे इनकी जाति ही नहीं पूछी। उसको लगा कि ठीक ठाक है, अच्छी जात के होंगे, अच्छे घर के होंगे, तो उन्होंने रहने के लिए कमरा दे दिया। बाबा साहब रहने लगे, वहीं से रह के अपना काम करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से सुबह जब सो के उठे तो इनको गली में बहुत शोर सुनाई पड़ा। तो जब इन्होंने खिड़की से देखा तो सब लोग लाठी डंडे लेकर, अपना जो भी हथियार लेकर बिल्कुल खड़े हुए थे कि आज हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने कैसे हम सबको अछूत कर दिया। तो पारसी जो था वो भी डर गया, तो उसने भी बाबा साहब से कहा कि आप किसी तरीके से यहाँ से निकल जाओ, नहीं ना ये लोग ना मुझे छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे। तो बाबा साहब वहाँ से जो है निकले और जाके गार्डन में बैठ गए। वहाँ से फिर इनके मन में फिर आया कि मुझे भी बहुत संघर्ष करना है, जब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो जो हमारी जाति है या जो और छोटे लोग हैं जिनको अछूत माना जाता है, जो अदर कम्युनिटी के हैं, जिनको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसके लिए फिर और इनके मन में आया कि मुझे और एजुकेशन हासिल करनी है और अच्छे से काम करना है, और जो देश के लिए मुझे काम करना है, जो देश के जो लोग हैं जो अछूत हैं उनके लिए काम करना है। इस तरीके से संघर्ष करते गए, डिग्री हासिल करते गए, और इन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज भी बोला जाता है, यानी कि ज्ञान का प्रतीक भी बोला जाता है। और शायद तत्कालीन भारत में या पहले के समय तत्कालीन पूर्व विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास इतना ज़्यादा ज्ञान था या इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ थी। इनके बचपन की एक और कहानी है। ये जब एक बार स्कूल से आ रहे थे, बारिश होने लगी रास्ते में, तो छिपने के लिए घर के पास चले गए। तो घर के पास जो छप्पर था, उसी छप्पर कोर्ट में खड़े होकर दीवार से सट के खड़े हो गए। तो जो घर के जो मालकिन थे वो निकले और उसने देखा कि भीम साहब खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसको धक्का देके गिरा दिया। बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ था, धक्का देके गिरा दिया कि तुम अछूत होकर मेरे घर के पास क्यों आ गए, मेरी दीवार को क्यों टच कर दिया, मेरे घर को अछूत कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये उस समय, जैसे अभी आपने कहा ना कि जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, उस इतिहास को उस व्यक्ति ने बनाया है जिसने इतना ज्यादा संघर्ष किया, कि जिस व्यक्ति को खड़े होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, बैठने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा, और भारत में ही सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बताते हैं कि मुझे जब भी मैं भारत के बाहर था तो कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अछूत था, मैं इतने निम्न जात का हूँ, क्योंकि उस समय विश्व में भेदभाव था लेकिन इतने व्यापक स्तर पर नहीं था। लेकिन ये कहते हैं जब जैसे ही मैं भारत आया, डिग्री हासिल करने के बाद जब मैं भारत आया, जॉब करना स्टार्ट मैंने किया, तो मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। तो जो जातिगत व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, और इन दिक्कतों से निकल कर ही बाबा साहब जो है सिंबल ऑफ द नॉलेज जो बने हैं, अपने संघर्ष की बदौलत ही बने हैं। और समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और लास्ट में बस यही कहेंगे कि किसी ने वेद लिखे तो किसी ने कुरान लिखा, किसी ने लिखे वेद तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने लिखी गीता तो किसी ने पुराण लिख डाला, किसी ने लिखी गीता तो किसी ने पुराण लिख डाला। अछूत कहकर ठुकराया गया जिसे पूरे समाज में, अछूत कहकर ठुकराया गया जिसे पूरे समाज में, उसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। समय को ध्यान में रखते हुए बस हम अपनी बात को विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग जो भीम साहब ने संघर्ष किया है उसको याद रखेंगे, और अपनी लाइफ में जो आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो मैंने पहले भी एक बार बताया है कि आप इस तरीके से, और आप अगर हिस्ट्री में उठा के देखो तो 2 ही व्यक्ति ऐसे मिलते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ, अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मुझे 2 ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जो है शिक्षा, मतलब जिनके पढ़ने की तकनीक को लेकर मेरे मन में लग जाता है कि नहीं मुझे भी इसी तरीके से पढ़ना। एक थे भगत सिंह, जानते होंगे कि फांसी के फंदे तक जाते हुए एक ऐसा इंसान था जिसने 22-23 साल की उम्र पूरे दुनिया को हिला डाला था, और फांसी के फंदे जाते तक उसने किताब पढ़ रहा था, अंतिम समय में भी वो किताब पढ़ रहा था। और एक दूसरे बाबा साहब थे जिन्होंने जीवन भर ही पढ़ाई की और जीवन भर संघर्ष ही किया। इनका जो बुक का कलेक्शन था, ये करीब 30,000 से ज्यादा बुक का कलेक्शन इनके पास था। आप इमेजिन कर सकते हो, 30,000 से ज्यादा बुक का कलेक्शन था। आप इनके बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी हैं जो उनके साथ लोग रहते हैं, उन्होंने खुद बताया कि जब भी इनके पास हम जाते थे तो ज़्यादातर पढ़ते ही रहते थे। सोने का टाइम इनका मैक्सिमम 2 या 3 घंटे था, इससे ज़्यादा का नहीं था। लंच या डिनर करने के लिए बाहर नहीं जाते थे, कहते थे मेरा टाइम वेस्ट होगा आने जाने में, उससे अच्छा है जिसको डिनर या लंच कराना है वो ला के मेरे घर पर मुझे करा दे।
ये होता था। जो भी अगर इनको कोई फ्रेंड होते थे, दोस्त होते थे, अगर बोलते थे चलो आज चलते हैं लंच करने या डिनर करने, तो बोलते थे आपको जो लाना है, जो खिलाना है मुझे लाके यहीं खिला दो, क्योंकि मेरा आने जाने में जो भी टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इतनी देर में मुझे और पड़ना है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने उस पर लक्ष्य पर आपका जो है बोर्ड होगा आने वाला या हो गया होगा, तो कुछ लोगों का हो भी गया है, तो अपना आगे के लिए तैयारी करेंगे और जिनका है वो अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।